लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। आरएलजेपी यानी रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी की राहें अब एनडीए से जुदा हो गई हैं। सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात से नाराज पशुपति पारस ने केंद्र की मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दिया है। इसके बाद कई बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि वो महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि साल 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद बीजेपी के लिए आंखों का तारा बने रहे पशुपति पारस आखिर अर्श से फर्श पर कैसे पहुंच गए, जबकि आंखों की किरकिरी रहे चिराग पासवान आंखों का तारा कैसे बन गए। आज हम इस वीडियो में बिहार की गर्माती सियासत को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर पशुपति पारस कहां बिछड़ गए और चिराग कैसे सीढ़ियां चढ़ते गए। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। दरअसल 18 मार्च को जब बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूले का खुलासा किया तो पशुपति पारस गुट सकते में आ गया। अभी तक उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं बीजेपी उनके बारे में जरूर विचार करेगी। इसका इंतजार खुद पशुपति पारस को भी था, क्योंकि जब मीडिया में खबरें आने लगी कि हाजीपुर सीट चिराग के खाते में चली गई है और इसके साथ ही 5 सीटें भी दी गई हैं, तब भी पशुपति पारस को उम्मीद थी कि बीजेपी से वो बार्गेनिंग कर लेंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एनडीए मैदान में उतर चुका है और पशुपति पारस की मेन लाइन काट दी गई है। ऐसे में सवाल है कि आखिर अब पशुपति पारस का क्या होगा। इससे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पशुपति पारस को बीजेपी की तरफ से क्या ऑफर किया जा रहा था। सियासी गलियारों में चर्चा चली कि बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल का ऑफर दिया है। इसके अलावा 1 सीट देने के लिए तैयार है। साथ ही राज्य की नीतीश कैबिनेट में एक मंत्री का भी ऑफर था। लेकिन इसमें जो 1 सीट देने की बात की जा रही थी उसमें हाजीपुर सीट नहीं थी, जिसे लेकर पूरा संग्राम हो रहा था। अब सवाल है कि हाजीपुर सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसके पीछे की वजह रामविलास पासवान की विरासत है। दरअसल रामविलास पासवान का असली वारिस कौन है, इसी की लड़ाई पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच चल रही थी। हाजीपुर सीट पर रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे। साल 2019 में उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स छोड़ राज्यसभा के जरिए उच्च सदन पहुंचे थे। इसके बाद खाली हुई हाजीपुर सीट पर उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को चुनाव लड़वाया था। पारस एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़े, लेकिन साल 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी 2 गुटों में बंट गई और एलजेपी टूटकर आरएलजेपी और एलजेपीआर में बंट गई। आरएलजेपी यानी रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया बने पशुपति पारस और एलजेपीआर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया बने चिराग पासवान और मोदी कैबिनेट में जगह पाली। वहीं चिराग पासवान अकेले पड़ गए। अब जब फिर 5 साल बाद चुनावी समर आया है तो हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में घमासान हो रहा था, क्योंकि दोनों एनडीए गठबंधन के हिस्सा थे और दोनों रामविलास पासवान की विरासत पर दावा ठोक रहे थे। इस दावे में चिराग ने चाचा का चिराग बुझा दिया और बीजेपी से 5 सीटों की बार्गेनिंग कर चुनावी समर में उतर गए हैं और पशुपति पारस मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देकर नया ठिकाना ढूंढने में लगे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर वो नया ठिकाना क्या होगा। क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? इसको लेकर बिहार की राजनीति के जानकारों के बीच मतभेद है। कुछ जानकारों का मानना है कि महागठबंधन में पशुपति पारस की 3 सीटों पर बात चल रही है, जबकि कुछ राजनीतिक पंडितों का कहना है कि पशुपति पारस अप्रासंगिक नहीं रहे तो महागठबंधन उन्हें लेकर क्या करेगा। इसके पीछे तर्क ये दी जा रही है कि रामविलास पासवान की विरासत की सहानुभूति बेटे चिराग पासवान के साथ है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी ये बात सामने आई है कि अभी जो बिहार में सहानुभूति की लहर है वो चिराग के साथ है। साथ ही चिराग ने जिस तरीके से अपने बेस वोटर पर पकड़ बना रखी है उसमें पशुपति पारस पिछड़ते नजर आ रहे हैं। इसका उदाहरण साल 2021 का उपचुनाव है, जहां चिराग ने अपने 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इसमें उन्होंने 6% वोट हासिल किए थे।
जबकि बिहार में पासवान समाज का वोट करीब 5.6% है। चिराग लगातार वोटरों से जुड़ते चले गए, जबकि पशुपति पारस पिछड़ते चले गए। यही वजह रही कि बीजेपी ने पशुपति पारस को रखने की बजाय चिराग पर ज्यादा जोर दिया। चिराग पासवान के हिस्से में जो सीटें आई हैं उनमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई की सीट शामिल है। इसके अलावा बीजेपी ने खुद के पास 17 सीटें रखी हैं। इनमें औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना, साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण की सीट शामिल है। काराकाट की सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है, जबकि गया की सीट जीतन राम मांझी के खाते में गई है। वहीं जेडीयू को 16 सीटें दी गई हैं, जिनमें वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर की सीट शामिल है। इस तरह से एनडीए के साथियों को बीजेपी ने साधा है। जानकारों का मानना है कि फिलहाल के लिए एनडीए में नीतीश और चिराग साथ तो हैं, लेकिन कब तक, क्योंकि दोनों एक म्यान में दो तलवार की तरह हैं। इसका नज़ारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में देखा भी जा चुका है कि किस तरह से चिराग नीतीश पर हमलावर थे और इसका कहीं न कहीं असर भी देखने को मिला, जिसमें जेडीयू की विधानसभा की सीटें कम हो गई। तब नीतीश ने आरोप लगाया था कि चिराग की वजह से ये सीटें कम हुई हैं। हालांकि एनडीए में एक साथ रहकर चिराग और नीतीश में कितनी बात बनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी बिहार की 40 सीटों को जीतने पर फोकस कर रही है। बिहार की राजनीति से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।